Amit, I welcome you to your own live session, your own Instagram page. And I would like Thank you so much. to introduce Amit to all of you. You all know he's the founder of Power Within, and he is a scholar at DU, and he has qualified his UGC NET, and right now he's with us. So Amit, I would like you to introduce yourself to all the viewers एक बार. बिल्कुल. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एंड थैंक यू सो मच रक्षिता सेशन को होस्ट करने के लिए. एंड इट्स ओनली ऑफ रक्षिता कि हम ये वाला सेशन कर पा रहे हैं. एंड मेरे बारे में सिर्फ इतना है कि करंटली काफी सारी चीजों में एंगेज्ड हूँ और पावर विदिन के लिए काफी सारे इनिशिएटिव्स और काफी सारे काम हम लोग कर रहे हैं साइकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए. साथ ही साथ में साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस जो एवरीडे लाइफ में यूज होती हैं, उन एप्लीकेशंस को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और बाकी सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं. एंड उसके साथ साथ मेरी पीएचडी चल रही है अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड मैं सोशल साइकोलॉजी में अपना पीएचडी कर रहा हूँ. एंड बेसिकली टारगेटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैसे उन्हें बेहतर किया जा सकता है. सो दिस इज अबाउट मी. Okay, great. So before starting the session, I would like to tell all of you that today the session is about the basics. You know, everything basic about psychology, the career opportunities, and most importantly, how has psychology grown as a career for all of us. So here my first question goes to Amit, that psychology as a scientific enterprise started around the 19th century. So I would like Amit to tell that how has psychology grown from that 19th century to this 21st century as a career opportunity to all of us. बिल्कुल. हेलो नेहा. अच्छा, सो नेहा इज वर्किंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज जी. सो बिल्कुल रक्षिता, आपने सही कहा दैट एज अ एकेडमिक फील्ड साइकोलॉजी 1879 में एक तरीके से शुरू हुआ था, जब विलियम वुंड ने लिप्जिग जर्मनी में सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैब शुरू करी थी. और जो पहला पर्पस था वो ये था कि किसी भी तरीके से हम लोग साइकोलॉजी को एक क्वांटिफाइबल एंटिटी की तरह देख सकते हैं, यानी कि एक साइंटिफिक फील्ड की तरह जो ह्यूमन माइंड को या ह्यूमन प्रोसेसेस को मेजर करने की कैपेसिटी रखता है. तो उस तरीके से विलियम वुंड ने कॉन्शियसनेस पे, डेप्थ परसेप्शन पे काफी चीजों पे काम करा, और उनके स्टूडेंट्स ने भी काफी चीजों पे काम करा. और इवेंचुअली वहां से, जर्मनी से फिर वो यूएस से गई, फिर इवेंचुअली वो इंडिया आई. लगभग 1905 में साइकोलॉजी इंडिया आई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ही एक ऐसा फील्ड था साइकोलॉजी का जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था विलियम वुंड की वजह से. उसके बाद अमेरिका में भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे ही काम शुरू हुआ. तो जैसे ही वो इंडिया में आया, तो इंडिया के अंदर भी जो फर्स्ट सिलेबस ड्राफ्ट हुआ था, दैट वाज इन 1905, तो वो भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का ही था. तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम फील्ड इंट्रोड्यूस हुआ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में. पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वहां पे चालू हुआ, एंड वहां से जर्नी शुरू हुई एकेडमिक साइकोलॉजी की इंडिया में. खास बात देखने की यह है कि हमारे फील्ड में एक सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है कि ये फील्ड साइंस का है या आर्ट्स का है. और ऐसे टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि जितने भी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, चाहे हम विलियम वुंड की बात करें जिन्होंने सबसे पहले चीजें शुरू करी, या फिर हम जेम्स की बात करें जिन्होंने अमेरिका में चीजों को शुरुआत दी, या फिर आशुतोष जी की या नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता जी की बात करें जिन्होंने इंडिया में काम शुरू करा, सारे के सारे
स्पेशली जेम्स की और वुंड की अगर हम बात करते हैं, तो इवेंचुअली लास्ट में आके उन्होंने कॉन्शियसनेस पे बहुत काम करा, वो एस्पेक्ट्स जो इंडियन साइकोलॉजी में आज के टाइम में बहुत प्रोमिनेंट है। तो जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, एकेडमिक साइकोलॉजी की, हम दो चीजों पे बात करते हैं। एक होता है साइकोलॉजी इन इंडिया और एक होता है इंडियन साइकोलॉजी। तो इंडियन साइकोलॉजी जो है वो एक एकेडमिक फील्ड, एक एकेडमिक अपॉर्चुनिटी की तरह तो अभी के टाइम में ज्यादा आया है, लेकिन माना यह जाता है कि जो इंडियन स्क्रिप्चर्स जब से शुरू हुए, जैसे हम अगर बात करें भागवत गीता की, तो किस तरीके से भागवत गीता से हम लोग कॉन्सेप्ट्स बोरो कर सकते हैं और आज की सोशल इश्यूज और सोशल सिचुएशंस को टैकल कर सकते हैं। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब कहलाते हैं इंडियन साइकोलॉजी, यानी कि वो इंडियन कॉन्सेप्ट्स दैट कैन बी बोरोड, टेकन and effectively applied in Indian scenarios, Indian situations. और साइकोलॉजी इन इंडिया ऑफिशियली 1905 से चालू हुआ। तो ये दो चीजें हैं, एक साइकोलॉजी इन इंडिया को ट्रेस करता है कि फील्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ, और दूसरा इंडियन साइकोलॉजी यानी कि इंडिया के स्क्रिप्चर्स, कॉन्सेप्ट्स को कैसे साइकोलॉजी में यूज किया जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है अगर देखी जाए तो। एंड अभी बहुत अच्छी चीज है कि नेट के एग्जाम में यूनिट 1 अब आ गया है, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग एकेडमिक साइकोलॉजी को इंडिया में भी ट्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ में ईस्टर्न सिस्टम्स को ट्रेस कर रहे हैं, भागवत गीता, सूफिज्म, बुद्धिज्म, और साथ ही साथ में हम लोग जो ग्रीक हेरिटेज चला आ रहा है साइकोलॉजी का, और किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स टाइम टू टाइम बढ़े, कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी आई, कैसे क्रिमिनल साइकोलॉजी आई, कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी पे फोकस बना, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और वाइड चीजें हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टारगेट टू वन थिंग इन एकेडमिक साइकोलॉजी, दैट इज स्टडीइंग ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो एक टाइम पे साइकोलॉजी को समझा जाता था साइकोलॉजी, यानी कि साइकी एंड लॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ द सोल। इवेंचुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, it as time passed, so the meaning came to be mind, and currently it means mind and human behavior. So psychology currently in academic sense is the discipline or the scientific discipline where one studies human mind and behavior. जी okay. So, आज क्योंकि हम बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिक्स स्टार्ट होते हैं साइकोलॉजी जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना 11th और 12th में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 11th और 12th में एज एकेडमिक साइकोलॉजी कैसे ऑफर की जाती है स्कूल्स में? सबका अपना अपना अलग अलग सिनेरियो है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है स्टूडेंट्स को ऑफर करने का? बिल्कुल जी। मुझे अभी याद है कि मैं शायद 2010 या 2011 की बात है, तो उस टाइम पे दिल्ली पब्लिक स्कूल काफी पॉपुलरली ऑफर करता था साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स। लेकिन साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हमेशा इंडिया में क्लास 11th और 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरह रखे गए हैं। जैसे आप फाइन आर्ट्स चुन सकते हैं, जैसे आप कंप्यूटर साइंस, आप इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस चुन सकते हैं, वैसे ही आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं 11th एंड 12th में, साइकोलॉजी। अब क्योंकि 11th एंड 12th में पर्पस साइकोलॉजी का सिर्फ इतना है कि बच्चों को थोड़ा सा अवेयर करना कि किस तरीके से साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, किस तरीके के टॉपिक्स, मेथड्स टच करे जाते हैं। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा अग्री नहीं करता जो सिलेबस 11th और 12th का फॉलो किया जाता है, क्योंकि वो सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस थोड़ा सा रियलिटी पिक्चर से थोड़ा दूर है, बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं, पर जो एक्चुअल पिक्चर है फील्ड की इंडिया में, जो उसका पोटेंशियल है, जो स्कोप है आने वाले समय में और जो अब डेवलप हो रहा है, उन चीजों की बात नहीं करी जाती है। कैसे साइकोलॉजी 11th और 12th में बच्चों की प्रॉब्लम्स एड्रेस कर सकता है, एडोलेसेंट इश्यूज, कैसे पेरेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सकता है,
कैसे उनकी सोशल रिलेशनशिप, सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को बेहतर कर सकता है, ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती है 11th और 12th में। लेकिन अभी भी जो सब्जेक्ट है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब है, लेकिन ये है कि कुछ भी नहीं है तो ये मिल रहा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एनसीईआरटी कंट्रोल में है साइकोलॉजी के सिलेबस और सब कुछ। तो एनसीईआरटी जो ऑफर करती है वो इतनी सारी चीजें उसके अंदर दे देती है। बुक्स आर गुड, कॉन्सेप्ट्स आर मोर, एंड अच्छी बात है कि व्यूअर्स हमारे पीछे से भी आ रहे हैं, तो रियली एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। तो ये मतलब काफी चीज देखने वाली है कि अभी वो साइकोलॉजी को वो पोजीशन मिलना जिस पोजीशन से हम ये समझ सके कि कैसे सब्जेक्ट जो लोग पढ़ रहे हैं उन पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं, वो एक एकेडमिक साइकोलॉजी को जर्नी अभी लेनी है। लेकिन एज अ सब्जेक्ट, एज अ फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें इंट्रोडक्शन दे दिया है, बेसिक हिस्ट्री दे दी है, बहुत सारे फील्ड्स के बारे में बता दिया है जो अभी इंडिया में आए भी नहीं है, तो बहुत रेयरली टच होते हैं। हाँ। साथ ही साथ में बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर दी है कि किस तरीके से हम लोग पर्सनालिटी को ट्रेस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है 11th और 12th की साइकोलॉजी का, कि पर्सनालिटी, मोटिवेशन, सोशल प्रोसेसेस, इन सारी चीजों को काफी अच्छे से कैप्चर किया है। साथ में एबनॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल साइकोलॉजी को थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करी गई है, विच इज रियली गुड। साथ ही साथ में असेसमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स 11th एंड 12th की इज many of the teachers who are teaching in class 11th and 12th. मतलब मैं बहुत टाइम पहले शुरुआत में जानता था, जो टीचर आती थी साइकोलॉजी की, तो क्योंकि स्कूल कॉम्प्रोमाइज कर देता था क्वालिटी ऑफ टीचर पे, क्योंकि नंबर ऑफ टीचर्स काफी कम हुआ करती थी, तो 11th एंड 12th में शुरू में थोड़ा सा ग्रेस इतना नहीं रहा है, ग्रेड थोड़ा गिरा है। लेकिन कुछ ही टाइम में इतनी अच्छी टीचर साइकोलॉजी की निकल के आ रही हैं, जो बच्चों को रिसर्च से एक्सपोज कर रही हैं, अपडेट्स दे रही हैं कि फील्ड्स किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे फील्ड उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो 11th एंड 12th की साइकोलॉजी इंट्रोडक्टरी ओरिएंटिंग फेज में इज गुड, बट मैं सभी को ये कहूंगा कि टेक कॉशन विद 11th एंड 12th एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि साइकोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी हैवी नहीं है जितनी 11th और 12th के चैप्टर्स में दिखता है। वो 11th एंड 12th में जो सारी चीजें दी हुई हैं, आप इवेंचुअली उसे डिटेल में और खोल के बैचलर्स में पढ़ते हैं, मास्टर्स में पढ़ते हैं, आप आगे स्पेशलाइजेशन लेते हैं, एमफिल में, पीएचडी में, डिप्लोमा में प्रैक्टिस करते हैं, तो घबराना नहीं अगर वो आपको एज अ सिलेबस हैवी लगे, तो ये बिल्कुल रहेगा जी। हाँ, ये चीज आपने बहुत करेक्ट कही कि काफी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि जैसे हम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे थे तो इतना ज्यादा मतलब प्रेशर सा लग रहा था कि हमें एक टाइम पे ये फील होने लग गया कि ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट, पर इसका कोर्स इतना ज्यादा है कि होने पे नहीं आ रहा। तो ये चीज हमने बहुत एक्सपीरियंस की थी। तो सही कहा आपने, बात बहुत सही है। इसके साथ में रक्षिता एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स को जब देखा जाता है, चाहे वो अमित एक सेकंड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ी वॉइस में कुछ इशू आ रहा है, वॉइस धीरे आ रही है आपकी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। जी 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 हाँ। तो रक्षिता थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान देने वाली बात है। अब बिल्कुल मैं बुक्स और बाकी चीजें रिकमेंड करूंगा जरूर थोड़ा सा टाइम में। एम आई ऑडिबल नाउ स्नेहा? हाँ हाँ। तो 11th और 12th की जो जब साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है या बैचलर्स में होता है या मास्टर्स में होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक सब्जेक्ट कितना ही पोटेंशियल रखता हो, लेकिन वो किस टाइम फ्रेम में, किस टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पे भी बहुत इंपैक्ट होता है। जैसे आज के टाइम में एग्जामिनेशन में स्कोर पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि भाई आपने कितना स्कोर करा सब्जेक्ट्स में, और 11th 12th में क्योंकि मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, तो ऐसे में सब्जेक्ट की इंटरेस्टिंगनेस को हटाते हुए बच्चे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को याद करने पे फोकस करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप बैचलर्स में भी एक्सपीरियंस करेंगे और जो कहीं ना कहीं आप मास्टर्स में भी एक्सपीरियंस करेंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, द परसेप्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया।
that is changing. It will take its time, it will have a course of its own. लेकिन साइकोलॉजी को इंटरेस्टिंग तरीके से देखना बहुत जरूरी है. तो 11th एंड 12th में आप नहीं देख पा रहे हैं, देन टेक हेल्प of good YouTube channels, of your teachers, of counselors, and try to understand more via workshops and training sessions. बिल्कुल. Okay. So अभी कृति शर्मा का एक क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी क्या कंपलसरी करी जानी चाहिए. तो आई वुड लाइक टू से कि काफी स्कूल्स में साइकोलॉजी कंपलसरी है और कुछ स्कूल्स में वो एज ऑप्शनल ऑफर होता है. तो दैट इज अपॉन योर स्कूल. एंड हाँ, ऑब्वियसली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें और वो अलग तरह से उसको पढ़ना चाहते हैं. तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. तो उसके बाद अगर जब हमने 11th एंड 12th कर ली है तो उसके बाद हम बैचलर्स की तरफ बढ़ते हैं. तो बैचलर्स के बारे में मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है कि अगर आप बैचलर्स परस्यू करना चाहते हैं साइकोलॉजी में तो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या होंगे अगर आप बीए प्रोग्राम इन साइकोलॉजी करते हैं या फिर आप बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी करते हैं. तो आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट. अमित. बिल्कुल. इसमें मैं दो तरीके से इस सवाल को अप्रोच करना चाहूंगा. पलक, अगर आप अच्छे YouTube चैनल की बात कर रहे हैं तो हमारा खुद का ही चैनल है पावर विद इन. तो उससे बढ़िया चैनल तो आपको नहीं मिलेगा साइकोलॉजी के कंटेंट के लिए. लेकिन उसके अलावा कुछ और चैनल्स भी हैं. बिल्कुल. उसके अलावा कुछ और चैनल्स भी हैं जो अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं. और चैनल्स के साथ में ये देखना जरूरी हो जाता है कि चैनल जो चला रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है. बहुत सारे लोग साइकोलॉजी का कंटेंट इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी का कंटेंट काफी अच्छे व्यूज लेके आता है, तो वो गूगल से पढ़ते हैं और उसको ही रिपीट कर देते हैं वीडियोज में. तो इट्स इंपॉर्टेंट आप जो भी चैनल देखें उसमें आपको पता हो कि ये व्यक्ति फील्ड से है, और फील्ड में भी अगर आपको पसंद आता है तो आप फिर आगे उस चीज को देखिए. बाकी कमिंग टू रक्षिता's क्वेश्चन, तो बैचलर्स में हम दो तरीके से साइकोलॉजी को देखेंगे. पहले तो बैचलर्स में 3 लेवल पे साइकोलॉजी ऑफर होती है. बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स एंड बीएससी साइकोलॉजी. साथ ही साथ में साइकोलॉजी भी 2 सब डिसिप्लिन में ऑफर होती है. एक होगी साइकोलॉजी और एक होगी अप्लाइड साइकोलॉजी. तो आप बताइए रक्षिता, पहले साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी को एड्रेस करें या बीए प्रोग्राम बीए बीएससी को? थोड़ा सिंप्लीफाइड चलते हैं, पहले बीए प्रोग्राम उसके बाद धीरे धीरे. दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल. बिल्कुल. तो जब भी हम 12th के बाद आते हैं तो बैचलर्स लेवल पे काफी सारी डिग्रीज बढ़ जाती हैं. साइकोलॉजी 3 डिग्रीज में फॉल करती है. वैसे 4 में करनी चाहिए थी. डीयू ने अब से कुछ 3-4 साल पहले एक नई डिग्री इंट्रोड्यूस करी थी साइकोलॉजी में, which was called बीटेक इन साइकोलॉजिकल साइंस. तो मतलब मैंने प्रोग्राम डीयू में ज्वाइन करा था तो माय प्रोग्राम नेम वाज बीटेक इन साइकोलॉजिकल साइंस, which was a 4-year program. Eventually the government changed and उन्होंने जो डिसीजंस पिछली गवर्नमेंट ने लिए थे वो सारे के सारे चेंज करते हुए इसको दोबारा से बीए ऑनर्स का करते हुए एंड 3 साल का प्रोग्राम कर दिया था. तो ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो ये ऑफर बीटेक के साथ किया जाता है. बीटेक भी एक डिग्री है साइकोलॉजी के साथ में. एडिशनली बीए प्रोग्राम जो होता है हम लेवल वाइज देखते हैं स्पेशलाइजेशन पे. सबसे पहले आता है बीए प्रोग्राम. जो बीए प्रोग्राम में आप साइकोलॉजी चुनते हैं तो किसी भी उसके लिए बीए प्रोग्राम में आपको रिलेटिवली कम मेरिट चाहिए होती है कंपैरिजन टू बीए ऑनर्स एंड बीएससी प्रोग्राम. तो पहला पॉइंट तो बीए प्रोग्राम का ये होता है. दूसरा पॉइंट बीए प्रोग्राम का ये रहता है कि उसमें केवल साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती है. बीए प्रोग्राम में आप साइकोलॉजी के साथ में और सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं. तो एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट्स का. जैसे साइकोलॉजी के साथ आप इंग्लिश लेना चाहते हैं, आप इंग्लिश के साथ हिंदी लेना चाहते हैं, या फिर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या फिर आप कॉमर्स या किसी और आर्ट्स के सब्जेक्ट का एक और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं. तो साइकोलॉजी के साथ साथ आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं. तो इस वजह से डिग्री में स्पेशलाइजेशन नहीं मिल पाता है आपको. वेयर एज और दूसरा बीए प्रोग्राम का ये रहता है कि बीए प्रोग्राम में जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं
और कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो आपका स्कोर बैठता है, मान लीजिए आपने 3 साल के बीए प्रोग्राम में अपना 70% या 80% स्कोर करा, तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, जहां से आपने उनके बैचलर्स किया है तो मास्टर्स में वो मेरिट के थ्रू भी एडमिशन प्रोवाइड कर देती है उन बच्चों को। तो बीए प्रोग्राम के जो बच्चे होते हैं वो मेरिट से एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि वो ऑनर्स के स्टूडेंट नहीं होते, क्योंकि उनपे साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन में नहीं था। साइकोलॉजी वाज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट आउट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। देन आता है हमारा बीए ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, यानी कि आपको बीए ऑनर्स प्रोग्राम में, जब आपका बीए प्रोग्राम होता है तो आप ये नहीं कहते बीए प्रोग्राम इन साइकोलॉजी, आप कहते हैं बीए प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया है जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स हैं साइकोलॉजी या XYZ। जब आप बैचलर्स डिग्री में ऑनर्स लेते हैं तो आप कहलाते हैं, आप कहेंगे कि मैं जो कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। तो अब डिग्री में इनहेरेंट हो गया है साइकोलॉजी, तो यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे साइकोलॉजी रिलेटेड होंगे। साथ में बीए प्रोग्राम के मुकाबले आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, इंटरैक्शन विद टीचर्स और बाकी चीजों के वो थोड़ा ज्यादा रहता है। प्लस बीए ऑनर्स में आपको एक पूरी क्लास मिलती है विच इज डेडिकेटेड टू साइकोलॉजी, यानी कि जो आपके बैचमेट्स हैं वो सारे साइकोलॉजी परस्यू कर रहे हैं। पर बीए प्रोग्राम में जो आपकी क्लास का ग्रुप बनता है उसमें आपके कुछ बच्चे साइकोलॉजी के होंगे और ऐसा भी हो सकता है कुछ साइकोलॉजी के ना हो। पर साइकोलॉजी की एक क्लास जब होगी तो सारे बच्चे साथ आके बैठ जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीए ऑनर्स का फायदा ये रहता है कि आपके पास एक ऑनर्स डिग्री है, स्पेशलाइजेशन है। दूसरी चीज आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एक्सपोजर हाई रहता है। एडिशनली अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको ये ऑफर कर रहा है कि मास्टर्स में अगर आपने मेरिट चुनी है या आप मेरिट से एडमिशन लेते हैं, जैसे डीयू क्या करता है 50% सीट्स मेरिट के लिए रखता है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो केवल जिन्होंने डीयू से बैचलर्स किया है उनको एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि आप मेरिट से एंट्री ले सकते हैं मास्टर्स में। तो इसके लिए केवल डीयू जो ऑफर करता है वो बीए ऑनर्स प्रोग्राम करता है। तो बीए ऑनर्स का जो साइकोलॉजी का बच्चा होगा वो मेरिट से जा सकता है, एडमिशन ले सकता है। एडिशनली एंट्रेंस, जब हम बीएससी की बात करते हैं तो ऑन पेपर एक बीएससी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी उत्कर्ष का आया था कि अगर आपके पास 11th-12th में साइकोलॉजी नहीं है और आपको साइकोलॉजी और पीसीबी को मिला के कुछ बीएससी में करना है तो उसका क्या स्कोप है? तो सारे स्कोप कर देना साथ में। मतलब सारे ही स्कोप है। देखो मिलाना विलाना तो सब चलता रहेगा, आपके ऊपर है। आप आगे जाके क्या सब्जेक्ट मिलाना चाहते हैं, नॉलेज को कैसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, अप्रोच को कितना एक्लेक्टिक रखना चाहते हैं। एक्लेक्टिक का मतलब होता है कि ओपन, फ्लेक्सिबल, तो वो आपके ऊपर है। काफी बच्चे बीए प्रोग्राम में जाना चाहते हैं ताकि वो बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ सके, ताकि वो बाकी अपॉर्चुनिटीज भी समझ सके कि और सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर रहे होते हैं। सो सॉरी। और जब हम बीएससी की बात कर रहे हैं तो आपके पास 11th-12th में साइकोलॉजी हो चाहे ना हो, यू आर एलिजिबल फॉर बीए प्रोग्राम, you are eligible for BA honors psychology and you are eligible for BSc psychology। तो 11th और 12th में साइकोलॉजी होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास PCB है मान लीजिए, या आपके पास PCM है या ह्यूमैनिटीज है या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है, आपके ऊपर है कि आप उस नॉलेज को कैसे साइकोलॉजी में मिला सकते हैं, पर वो आपके ऊपर रहेगा। आपको वहां पे पीसीबी का ये जरूर बेनिफिट मिलेगा कि जब जब बायोसाइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, तो रिलेटिवली आपकी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है।
तो आप चाहें तो आगे करियर भी उसी तरीके के सब फील्ड में देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप आगे जाके क्लिनिकल साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हैं, जिसमें आपकी बायो की अंडरस्टैंडिंग और एनहांस कर देती है आपके कॉन्सेप्ट्स को, आपकी स्पेशलाइजेशन को। तो पीसीबी का सेपरेटली कोई बेनिफिट आपको बीएससी में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने उस बैकग्राउंड को जब चाहें इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इज अ प्लेटफॉर्म। Along with being a discipline, psychology is a platform where you can experiment with whatever field, whatever idea that you have. If you want to be in future, if you want to start a business or want to have a startup, या entrepreneur बनना चाहते हैं आप, motivational speaker बनना चाहते हैं आप, life skill trainer बनना चाहते हैं आप, life coach बनना चाहते हैं आप, तो आपका जितना भी बैकग्राउंड होगा या आपकी जो पर्सनालिटी होगी ज्यादा पढ़ने की, ज्यादा क्यूरियस होने की, ये सारी की सारी चीजें एनहांस करेंगी पर सेपरेटली किसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज आंसरिंग टू उत्कर्ष। और बीएससी प्रोग्राम जो है, आप बहुत जगह जब बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि बीएससी प्रोग्राम ऊपर होता है, देन बीए ऑनर्स होता है, एंड देन बीए प्रोग्राम नीचे होता है। ये बीए प्रोग्राम जो है, क्योंकि वो साइकोलॉजी का कोर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए काफी बार उसे सेपरेटली देखा जाता है। लेकिन बीए ऑनर्स और बीएससी साइकोलॉजी का जो सिलेबस होता है, अप्रोच होता है, वो सेम होता है। जब आप बाहर विदेश की अगर बात करें, फॉरेन की अगर आप बात कर रही हैं, वहां पे जब आप बीएससी बीए ऑनर्स की बात करते हैं या बीटेक की बात करते हैं, देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द डिग्रीज। For example, there would be a higher exposure to more experimental, practical aspects in BSc, and even more exposure to such kind of methods in BTech. लेकिन इंडिया में BA ऑनर्स और BSc साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है, सिवाय डिग्री के नाम के। प्लस अपॉर्चुनिटीज में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वाली अपॉर्चुनिटी आप बीएससी से ले सकते हैं और बी ऑनर्स से नहीं ले सकते, या ये आप बी ऑनर्स से ले सकते हैं और बीएससी से नहीं ले सकते। तो ये आपको क्लैरिटी रखनी है कि इफ योर फोकस इज साइकोलॉजी, देन एंश्योर कि अगर आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, देन यू चूज बीए ऑनर्स और बीएससी। क्योंकि बीए ऑनर्स और बीएससी में डिसीजन लेने का काफी बार, रक्षिता, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पड़ जाता है, कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, डीयू डजंट ऑफर बीएससी प्रोग्राम, पर आप डीयू में अगर करना चाहते हैं तो आपको बीए ऑनर्स लेना पड़ेगा या बीए प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो ध्यान रखी जाती हैं। प्लस में एक और पॉइंट, जो रियलिटी का पॉइंट है, वो ये है कि काफी बार बच्चे कॉलेज प्रेफर करते हैं। जैसे मैं डीयू का एग्जाम्पल लूं, तो काफी बार बच्चे चाहेंगे कि मैं किसी नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज में हूं, लेकिन उनकी मेरिट जो है वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें नॉर्थ कैंपस का कोई, मान लीजिए, टॉप कॉलेज जो उन्हें लगता है वो नहीं मिल पाता। ऐसे में दे वुड गो एंड डू अ बीए प्रोग्राम इन दैट कॉलेज, क्योंकि बीए प्रोग्राम की मेरिट जो है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू बीए ऑनर्स की। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है बच्चों के लिए, अगर आप अपने कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं आगे जाके। तो बहुत लोग ये चीज अपनाते हैं, वो थोड़ी सी और मेहनत लगा के मास्टर्स में एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं। मेरिट का एस्पेक्ट अगर उनका कम हो जाता है, वो मास्टर्स में अगर आगे परस्यू करना चाहते हैं तो एंट्रेंस के थ्रू क्लियर करते हैं वो। तो ये बैचलर्स लेवल पे हो गया। अगर इसके अलावा बैचलर्स में ये और है छोटी चीजें, मैंने लिखी हुई थी, नजर पड़ गई तो बता देता हूँ, लिखी है तो। उससे पहले एक कॉम्प्लीमेंट ऐश्वर्या ने दिया कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन सो वेल। बस काबिलियत है, मैं क्या करूं ऐश्वर्या। एक्चुअली आज अभी ऐश्वर्या साथ में ये भी कह रही थी कि आंटी मैसेज कर रही है, तो हाँ, मम्मी पापा दोनों साथ में देख रहे हैं और बीच बीच में मैसेज करते रहते हैं। सो आई हैव रिसेंटली टॉट देम कि कीबोर्ड पे माइक ऑन करके हाउ टू से, एंड वो टाइप हो जाता है। सो दे हैव बीन यूजिंग दैट फीचर ऑन माय लाइव ओनली। सो दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग, बोथ ऑफ देम। सो बैचलर्स की जब हम बात करते हैं, साथ में ये भी है कि बैचलर्स के जितने प्रोग्राम्स में एडमिशन होता है ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में 12th की मेरिट मांगी जाती है।
और उस मेरिट के बेसिस पे आपके बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीएससी में आपका एडमिशन होता है। एडिशनली बहुत सारी रेंज होती है फिगर्स की, अमाउंट की, कि भाई कितने फीस बैठती है प्रोग्राम की। तो देखिए 7,200 रुपए से लेके लगभग 2.5 लाख तक की फीस बैठ सकती है आपकी पूरे बैचलर्स के प्रोग्राम की। तो डीयू में ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपके 1 साल के 8,000, 10,000, 14,000, 20,000 रुपए लेते हैं। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो थोड़ा और बढ़ा के 20, 25, 50 भी ले लेते हैं। और फिर जब आप प्राइवेट में आ जाते हैं तो वही फीस आपकी 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो आप पूरे 2 साल की फीस गवर्नमेंट में पे करते हैं, प्राइवेट में शायद वो 1 सेमेस्टर की फीस हो या 1 साल की फीस हो। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको एडिशनली और ध्यान देने पड़ेंगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को समझते हुए। तो अगर फाइनेंशियली किसी तरीके की दिक्कत है तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाती है बैचलर्स वाले बच्चों के लिए, और ये कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप अवेल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी से ही पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सभी के अंदर ये प्रोग्राम्स चलते हैं, ज्यादातर यूजीसी फंड करती है। तो आपको 7,000, 10,000, 15,000 मंथली सपोर्ट भी देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर काफी दिक्कत होती है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। साथ ही साथ में जब आप बैचलर्स में एडमिशन लेते हैं तो मेरिट का कुछ परसेंटेज का फर्क आ जाता है बेस्ड ऑन कैटेगरी वाइज, कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हो गई। साथ ही साथ में एडिशनली जो चीज होती है वो ये है कि अभी नई एक कैटेगरी आई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, तो वहां से भी जरूरत होती है। तो ये सभी के लिए रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप वन ऑफ द कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी रखें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। एडिशनली एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी कैटेगरी वाले लोग होंगे, जैसे जनरल कैटेगरी एक अकेली ऐसी कैटेगरी है जो बाकी कैटेगरीज में स्विच नहीं कर सकती, ईडब्ल्यूएस में कर सकती है अगर वो थोड़ा फाइनेंशियली लोअर बैकग्राउंड है। पर जैसे मान लीजिए ओबीसी, एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी, ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरीज है कि अगर आप सर्टिफिकेट ना लगाओ तो आप जनरल कैटेगरी से भी भर सकते हैं। तो मैं ये आउट लाउड आप सभी को बोलना चाहूंगा दैट अगर आप वन ऑफ द कैटेगरीज में से बिलोंग करते हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरिए। इससे क्या होगा कि बाकी जो दूसरी कैटेगरीज है, जैसे जनरल कैटेगरी हो गई या और कैटेगरीज हो गई, तो उन लोगों को थोड़ा सा नंबर ऑफ सीट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। काफी बार लोग क्या करते हैं कि नहीं मैं तो हूँ ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से, लेकिन मैं जनरल से एडमिशन लूंगा क्योंकि मैं वो स्कोर कर सकता हूं। तो वो चीज का आप प्लीज नहीं ध्यान रखिएगा। इंश्योर कीजिए कि आप अगर कोई कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी है तो आप उसका बेनिफिट लें। आप बेनिफिट लेंगे तो बाकी जो कैटेगरी जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है वो अपना बेनिफिट ले पाएंगी। एडिशनली जैसे स्नेहा यहाँ पे बोल रही हैं कि हाँ, ईसीए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ भी आपका एडमिशन होता है। अगर आपने स्टेट खेला है, आपने अगर नेशनल्स खेला है, तो आप अपने सर्टिफिकेशंस और इन सब के थ्रू ईसीए कैटेगरी से भी एडमिशन ले सकते हैं। ईसीए कैटेगरी से एडमिशन लेने पे मेरिट जो है वो कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाती है। तो काफी बार ऐसा हो, मान लो परसेंटेज 95 गई है, आपकी 88, 87, 90 है, तो ईसीए कोटा से आपको 95 वाले कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाता है ईसीए में अगर आपका एडमिशन हो जाए। तो कॉलेजेस अपने ट्रायल्स निकालती है, अगर आप थिएटर से हो, म्यूजिक से हो, डांस से हो, फुटबॉल से हो, बास्केटबॉल से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी डीयू पे ही या बाकी यूनिवर्सिटीज में। आप चेक करिए, एडमिशन डेट पे जाइए, ट्रायल्स दीजिए और जो बेनिफिट आप बेटर ले सकते हैं उनको लीजिए। और धीरज, जो आप कह रहे हैं जनरल वाली बात, तो ये इस चीज पे कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि काफी बार जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, तो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर से काफी बार किसी को बेनिफिट ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सामुदायिक तौर पे मिलकर आने वाले समय में सरकार के साथ मिलकर सभी को बदलना पड़ेगा।
तो इन कुछ स्ट्रक्चर्स पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जी, तो ये I'm sure. बैचलर्स का था। हाँ, एडिशनली मैं ये बताना चाह रहा था, आई एम सो सॉरी, बैचलर्स के बाद में कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि बैचलर्स के बाद आप काउंसलर लग सकते थे, आप पीजीटी भी पढ़ा सकते थे, लेकिन अब उस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है। अब चीजें काफी स्ट्रक्चर्ड हो गई हैं, सीरियस हो गई हैं, प्लस प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट तो ले ही नहीं सकती, गवर्नमेंट के पास तो अपना स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स हायर कर लेते थे अगर आपका बैचलर्स हो साइकोलॉजी में। कुछ एक दो प्राइवेट स्कूल्स अभी भी करते होंगे, पर वो सही तरीका नहीं है। कायदे से बैचलर्स के बाद आपको साइकोलॉजी में जॉब नहीं ढूंढनी चाहिए। किसी और फील्ड में आप स्विच करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं अलग से, वो करिए, लेकिन मिनिमम मास्टर्स इन साइकोलॉजी होना जरूरी है फॉर हैविंग अ गुड प्रैक्टिस, फॉर गुड सैलरी एंड फॉर डूइंग बेटर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स, क्योंकि ये फील्ड जो है वो अदर्स की तरफ ज्यादा डायरेक्टेड है। जी, So I'm sure काफी लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी, इंक्लूडिंग मी, मुझे तो बहुत बिल्कुल। मिली है क्या करना है आगे। अभी जैसे मधुस्मिता पूछ रही हैं कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो हाँ, एक रिलेटेड क्वेश्चन नीचे भी था कि कौन सी प्रेफर करनी हाँ, चाहिए। देखिए, इट्स नॉट अबाउट प्रेफरेंस। काफी बार प्रेफरेंस पे नहीं होता है। मतलब हर कोई चाहेगा कि सस्ता और बढ़िया और टिकाऊ माल मिले, हर कोई यही चाहता है ना, सस्ते में काम हो जाए, बढ़िया से बढ़िया चीजें मिल जाए, हर कोई ये चाहता है। पर इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट योर प्रेफरेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट द सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए आप बहुत पैशनेट हैं साइकोलॉजी को लेकर, पर ड्यू टू सम रीजंस मान लो आप इफेक्टिवली नहीं परफॉर्म कर पाए और आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं एडमिशन लेके आ पाए, तो अब दो तरीके हैं, या तो आप ड्रॉप करें और फिर वेट करें, पर वेट करके भी क्या करेंगे, एडमिशन तो मेरिट से होना है, समझ रहे हैं? तो फिर ऑप्शन क्या बचता है काफी बार कि आप प्राइवेट से एडमिशन ले लें। तो काफी बार प्रेफरेंसेस होती हैं। दूसरी चीज ये होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो लेना चाहिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम इस समय पे साइकोलॉजी में ऑल ओवर इंडिया काफी टॉप पे कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में अंबेडकर आ गया, जामिया आ गया, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, बीएचयू आ गया, और भी कुछ है, मैं नाम अगर नहीं लिए तो बुरा नहीं मानिएगा, मेरे कॉलेज का नाम नहीं लिया इसने। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो इस तरीके की श्रेणी में आते हैं। तो आप कोशिश करिए गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ, अगर नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट की तरफ ट्राई करिए। अगर बीए ऑनर्स में नहीं मिलता है, बीए प्रोग्राम में ट्राई करिए। बीए प्रोग्राम में नहीं करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, प्राइवेट में करिए। उसके साथ साथ ये भी है कि काफी लोगों की लाइफस्टाइल प्रेफरेंस होती है। उन लोगों को लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में मे बी उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग तरीके की होगी, गवर्नमेंट में मे बी उस तरीके की ना हो। तो बहुत लोग बाय चॉइस भी उस तरफ जाते हैं कि मैं प्राइवेट में जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पे मुझे बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी, क्योंकि ये भी हमारा विचार है ना, जो महंगा है वो अच्छा होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको खुद ही थोड़ा सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। आप गाइड की मदद ले सकते हैं, पर क्वेश्चन ये रखिएगा कि किसी भी करियर काउंसलर के पास मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, पढ़ पढ़ के बैठ जाते हैं और आपको 10 बातें पढ़ते हैं, 5 उन्हें याद रहती हैं, 3 आपको बताते हैं, 1 आप समझ पाते हैं। बेहतर है कि आप सही इंफॉर्मेशन लीजिए। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सारे प्रोसेसेस है। प्लस गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अप्लाइड साइकोलॉजी हो पहले, या कॉलेज आपकी पसंद की ना हो तो एडमिशन ले लीजिए। फिर कुछ टाइम में आप चेंज भी कर सकते हैं कॉलेज उसमें, पर पहले अपना एडमिशन कंफर्म करिए, उसके बाद कोई और स्टेप या बाकी चीजें सोचिए या लीजिए। जी हाँ रक्षिता, करेक्ट। तो मैं थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल रहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं काफी सारी चीजें हैं। नहीं। तो एक क्वेश्चन अभी आ रहा था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्या कोई डिसएडवांटेज है, तो आप बताना चाहेंगे कुछ? मन की बात है। बहुत सारे बच्चे
ये महसूस करते हैं कि भाई ये वाली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। जैसे एक बहुत ही फैक्ट, आपको रियलिटी का फैक्ट देता हूं, ज्यादातर जगहों पे डीयू के बच्चे प्रेफर किए जाते हैं, नॉट बिकॉज कि उन्होंने कोई ओके टेस्टेड का ब्रांड लगाया हुआ है, बस डीयू एज अ ब्रांड आज के टाइम में चल रहा है। कुछ टाइम में कोई और यूनिवर्सिटी कॉलेज चल सकता है, सबका ऐसे चलता रहता है। एक टाइम पे बीएचयू का काफी था, अंबेडकर का था, डीयू का है, तो ऐसे ही सारी चीजें चलती रहेंगी। तो और प्राइवेट में जैसे मान लीजिए आपने एमिटी लिया, मानव रचना लिया, लवरी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लिया, या XYZ और कोई यूनिवर्सिटी आपने चुनी, तो आपके मन की बात होती है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि डीयू में वो लोग कोई स्पेशल दवाई दे रहे होते हैं बच्चों को जिससे वो ज्यादा बेहतर कर लेते हैं फील्ड में, या ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज वही हैं, एक्सेस आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं। मन में अगर आपको ये लगता है कि यार मैं प्राइवेट में हूं, वो गवर्नमेंट में है, या ये यूनिवर्सिटी अच्छी थी, या ये कॉलेज बेहतर था, तो वो आपके मन का है। मैं कभी भी कॉलेज को लेकर भेदभाव ना तो मानता हूं, और जो करता है ना मैं उसको अच्छा मानता हूं। सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, सिचुएशन, प्रेफरेंसेस और चॉइस की बात है। अपॉर्चुनिटीज आपको सब में अच्छी मिलेगी। सो गो एंड चूज अ कॉलेज दैट सूट्स यू, योर नीड्स, क्यूरेट इट। सो कॉलेज से रिलेटेड आई होप सबकी क्वेरीज आंसर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि अब बैचलर्स हो गया, तो बैचलर्स के तुरंत बाद क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं फॉर जॉब पर्पस बेसिकली आफ्टर जस्ट द मास्टर्स, राइट आफ्टर बैचलर्स, सॉरी, राइट आफ्टर बैचलर्स। देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं खुलती हैं। काफी लोग कहते हैं आप जब फील्ड में जाएंगे या बैचलर्स करेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे यार ओबी में है, कॉर्पोरेट में है, आप साइकोलॉजी से कर सकते हैं। तो देखिए, कॉर्पोरेट एक ऐसा सेगमेंट है, आप 12वीं के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड करेगा उस समय पे कि आपके स्किल के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी, आपके स्किल्स के हिसाब से आपको पे स्केल मिलेगा। तो अगर बैचलर्स के बाद आप कॉर्पोरेट में जाते हैं या साइकोलॉजी को कॉर्पोरेट में लेके जाते हैं, तो वहां पे साइकोलॉजी एज अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपके वो सपोर्ट कर सकता है। लेकिन कोई भी आपको कोर्स या कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं मिलेगी आफ्टर बैचलर्स कि साइकोलॉजी में जो स्पेशलाइज्ड हो कि भाई ये साइकोलॉजी से बच्चा आया है बीए ऑनर्स करके, ये पोजीशन तो इसके लिए खोल के रखी थी हमने। वो मास्टर्स के बाद हो सकता है, पर बैचलर्स के जस्ट बाद नहीं। प्लस साइकोलॉजी में बैचलर्स के जस्ट बाद अगर मिल भी रही हो कहीं पे अपॉर्चुनिटी, तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पास राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं है। प्लस एक्सप्लॉयटेशन का स्कोप बहुत रहता है, आपसे भी हो सकती है गलती, और आपका जो बिजनेस ओनर है या जिसके साथ में आप काम कर रहे हैं उनकी तरफ से भी हो सकता है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि यार इसने मेरे को जॉब दे दी, कोई बात नहीं, चलने दो। बहुत सारे लोग टेस्टिंग में चले जाते हैं, बैचलर्स करने के बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्टिंग में चले जाते हैं। पर उन्हें भी ये देखना पड़ेगा कि बैचलर्स के जस्ट बाद में उनको जो अपॉर्चुनिटी और पे ग्रेड मिल रहा है और जो अपॉर्चुनिटी और पे ग्रेड मास्टर्स वाले को मिल रहा है, उसमें फर्क है। तो इसीलिए वेट, मास्टर्स करिए, और मास्टर्स के बाद में फील्ड देखिए। बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं मास्टर्स के बाद में, लेकिन पेशेंस चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, और खुद पे भरोसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई थाली लेके वहां पे खड़ा होगा कि भाई ये मास्टर्स करके साइकोलॉजी से आए हैं तो टीका करके इन्हें 2.5 करोड़ का पैकेट दो, या इस तरीके का। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में स्ट्रगल है, और नए और सोशली रेलेवेंट फील्ड्स में तो सबसे ज्यादा। तो उस स्ट्रगल को भी ध्यान रखिए, गो फॉर इट, टेक योर टाइम, एवरीथिंग वुड बी गुड। वेरी मजा आ गया सब सुन के, काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी अभी आए थे जी। और साथ में एक इग्नू वाले ने, एक इग्नू का कोई सवाल था मेरे ख्याल से कि इग्नू का क्या है। देखिए, बात यह है कि अगर यही बात जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं, मान लो सोचो मैं आपके घर में आके यही बात बताऊं, और मान लो यही बात मैं आपको कॉल पे बताऊं, और यही बात मैं आपको टेक्स्ट पे समझाऊं, तो एक बार खुद सोच के देखिए कि सबसे इफेक्टिव चीज क्या रहेगी। पर क्योंकि
काफी लोग मेरे से फिजिकली नहीं मिल सकते तो वीडियो कॉल पे देख रहे हैं, जो वीडियो कॉल नहीं देख पाएंगे वो कॉल पे सुनेंगे, और जो कॉल नहीं सुनेंगे वो टेक्स्ट पे करेंगे। तो इग्नू का ओपन और डिस्टेंस के कोर्सेज और रेगुलर कोर्सेज में भी कुछ ऐसा ही फर्क होता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई आप रेगुलर कोर्स ले, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप रेगुलर कोर्स लें, क्योंकि रेगुलर कोर्स की जो इफेक्टिविटी रहती है वो हमेशा ज्यादा रहेगी ओपन कोर्स से, विच इज गिवन। इसमें कोई डिबेट नहीं है और सही गलत की बात नहीं है। जो आप रेगुलर कर रहे हैं वो अच्छा होगा। जब आप इग्नू से कोई कोर्स करते हैं तो इग्नू के अंदर आपकी क्लासेस बहुत रेगुलर नहीं होती हैं। दूसरी चीज, आपको मटेरियल भेजा जाता है तो आप खुद पढ़ के समझते हैं, तो खुद के पढ़ने और समझने में काफी बार कमी रह जाती है। तो वो कमी आप पूरी कर सकते हैं, उस गैप को आप फिल इन कर सकते हैं एक रेगुलर कोर्स से। सो इट इज, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप पे चॉइस है तो आप ऑप्शन लीजिए रेगुलर कोर्स का। अगर चॉइस नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे कारणों से चॉइस नहीं हो सकती, देन गो फॉर ओपन कोर्सेज, क्योंकि ओपन कोर्सेज आर एन अपॉर्चुनिटी। एडिशनली एक मैं अभी न्यूज भी देख रहा था, शायद आज ही कल में ही कुछ एक यूजीसी की तरफ से आया है, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी बताता हूँ व्हाट इज इग्नू। कि यूजीसी ने शायद एक या तो विचार कर रही है या पास कर दिया है कि अब बच्चे चाहें तो 2 डिग्री साथ में परस्यू कर सकते हैं। तो आप पानी ले लीजिए आराम से। पानी ले आओ। तो यही चीज ध्यान रखने वाली होती है। और साथ में जैसे जो पूछ रहे हैं इग्नू क्या है, इग्नू इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटीज जो कि डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर मैं मेरठ में हूं, आप जम्मू कश्मीर में हो, हैदराबाद में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो, पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। आपको एक सेंटर असाइन होता है, आप उस सेंटर में जाके वीक में 1 बार या 2 वीक में 1 बार क्लासेस लेते हैं। स्टडी मटेरियल आपका घर आ जाता है, एग्जाम होते हैं, एक पासिंग क्राइटेरिया होता है कि आपको कुछ टाइम यहाँ पे इंटर्नशिप भी करनी होती है। ये बेसिक चीजें इग्नू ऑफर करता है, बट इट इज एन ओपन कोर्स। ओपन कोर्स का मतलब होता है, या डिस्टेंस कोर्स एक ही चीज कहलाती है, इसका मतलब होता है कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। पर क्योंकि घर बैठे कर रहे हैं तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी आप जाके कर रहे हैं। तो ये है। ओके, एक बार बता दो उसे क्या पूछ रहे हो। हाँ, तो पूछ रहा था और कुछ चाहिए क्या? सो रीता, हम IGTV वीडियो पोस्ट कर देंगे आफ्टर द लाइव सेशन इज ओवर। कोई वरीज नहीं है, नहीं पोस्ट। सो बैचलर्स का सब क्लियर हो गया, एंड अब हम मास्टर्स की बात करते हैं कि जैसे हम मास्टर्स में एंटर कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस क्या रहता है, एंड मतलब किस तरह से पूरा मास्टर्स का जो 2 साल का हम पढ़ रहे हैं, तो स्पेशली साइकोलॉजी में कैसे कैसे मतलब फील्ड्स भी डिवाइड हो जाती हैं, तब आप स्पेशली किसी एक चीज के लिए पढ़ रहे होते हो, तो वो मास्टर्स का पूरा वो प्रोसेस क्या है एंड एक्सपीरियंस क्या है, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। और मैं ये मास्टर्स वाला एक्सपीरियंस अगले वाले वीडियो में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 7-8 मिनट में ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो आप ये वाली एंड कर दीजिए एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो शुरू कर देते हैं। हाँ, और आप सभी प्लीज वहां पे आ जाइए, और फिर हम लोग मास्टर्स की, डिप्लोमा की, एमफिल की, PhD की, PDF की और जॉब्स की थोड़ा सा और बातचीत करेंगे जी।